टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मैम। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में हम क्या क्या पढ़ चुके थे? कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दो एक बार जल्दी से, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में प्रोटीन पढ़ा था। सिंपल प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था, और कॉन्जुगेटेड कंजुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स हुए थे हमारे, कंजुगेटेड हुए थे, और क्या हुए थे हमारे? डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स, आपके कंजुगेटेड प्रोटीन्स, और तीसरे क्या थे आपके? डिराइव्ड प्रोटीन्स। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। और इसके अलावा आज की क्लास में जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके सामने है यहाँ पे। मतलब हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है यहाँ पे, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, कंफर्म कर दो। यस मैम। ओके फाइन। तो ये टॉपिक आपको ध्यान से अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ बुक का कौन सा नंबर टॉपिक है ये, ठीक है। आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको बताया था सिंपल प्रोटीन्स के बारे में, कंजुगेटेड के बारे में, और डिराइव्ड प्रोटीन्स के बारे में। तो आज की क्लास में मैं आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। क्या नाम है इस टॉपिक का? न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आपको कल लास्ट लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो आपको दिया था, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं डीएनए में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें ना, तो डीएनए के अंदर जो है वो डीएनए कंसिस्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या कंसिस्ट करता है? शुगर मॉलिक्यूल। अच्छा, जो शुगर होती है ना डीएनए के केस में, वो पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है पेंटोज शुगर का? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, ठीक है। कितने कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। दूसरा क्या होता है हमारे पास? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, जिसको फॉस्फेट भी कहा जाता है। फिर होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, मतलब नाइट्रोजिनस बेस। तो तीन चीजें आ गई आपकी। क्या आ गया? शुगर मॉलिक्यूल, दूसरा आ गया फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, तीसरा क्या आ गया? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? अच्छा, जो आपके पास जो बेसिस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पिरिमिडिन्स, और दूसरे आपको क्या पढ़ाए थे? प्यूरिन्स, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं? प्यूरिन्स। जो पिरामिडल बेसिस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? इसके नाम आपको बताए थे लास्ट क्लास में, याद कैसे रखेंगे हम? कट। किस चीज को कट किया आपने? पिरामिड को कट किया, ठीक है। तो पिरामिड को कट किया, तो कट के सी से याद क्या रखेंगे आप? साइटोसिन। यू से क्या याद कर लेंगे? यूरासिल। टी से याद कर लेंगे थाइमिन, ठीक है। तो साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। देन प्यूरिन्स में आपको क्या बताया था एग्जांपल्स? एजी, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। एक आता है हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट, जो कि हम पढ़ेंगे, है ना, जिसका नाम है, एक रूल है हमारा, जिसका नाम है, क्या नाम है इस रूल का? चारगफ रूल। ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको पता है आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्या दिया गया है? चारगफ रूल दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो एक बार मैं इसको आपको बता देती हूँ, चारगफ रूल। मैं नोट्स इसके बनवा देती हूँ इजी वे में, ठीक है। इजी वे में इसके नोट्स बना लेते हैं। कोई भी मुझे बताओ, कोई स्टूडेंट मुझे बताओ, क्या आपको वॉइस क्लियर आ रही है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम।
ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? चारगफ्स रूल, है ना। चारगफ ने ये रूल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम था इस रूल का? हेडिंग डालिए अपने नोट्स में मेरे साथ। क्या नाम था इस रूल का? चारगफ्स रूल। ठीक है, एक्चुअली ये जो है ना, चारगफ ने क्या किया, डीएनए को स्टडी किया था एक्चुअली। तो मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आए कि ये रूल हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, और है क्या इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, चारगफ स्टडीड डीएनए। चारगफ ने डीएनए को स्टडी किया, ठीक है, डीएनए को स्टडी किया एंड, और इन्होंने दो रूल्स दिए। ही गेव टू मेन रूल्स। कितने रूल्स दिए हैं चारगफ ने? दो, टू मेन रूल्स। सबसे पहला रूल, क्वेश्चन ये राइज होता है कि चलो समझ गए, दो रूल दिए, अच्छी बात है। सबसे पहला रूल क्या था? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। ये समझ आया आपको कितने रूल दिए थे चारगफ ने? टू। से यस और नो। सबसे पहला आता है हमारा रूल नंबर 1। एक बार मुझे बताना अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या कोई डाउट होगा किसी को। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 जो है वो क्या है हमारा? बेस पेयर रूल। क्या है रूल नंबर 1? बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है, एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, अगर हम ये देखें, वैसे तो अगर हम देखेंगे मतलब याद रखना इस बात को ना, एडिनिन और ग्वानिन के बीच में होती है डबल बॉन्ड। एडिनिन और थाइमिन के बीच में होती है डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब एट से आप याद रखेंगे। और जो आपके पास ग्वानिन और साइटोसिन है उसके बीच में कैसी बॉन्ड होती है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये रूल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बेस पेयर रूल क्या बोलता है? इसको लिखिए, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि कोई भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके अंदर अमाउंट ऑफ एडिनिन, अमाउंट ऑफ एडिनिन जिसको आप कैपिटल ए से बताते हो, वो इक्वल होता है किसके? अमाउंट ऑफ थाइमिन के, अमाउंट ऑफ थाइमिन, ठीक है। थाइमिन को किससे बता दोगे? कैपिटल टी से, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ ग्वानिन, क्योंकि जो ग्वानिन है ना वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ग्वानिन, अमाउंट ऑफ ग्वानिन, ग्वानिन को किससे बता देते हैं? कैपिटल जी से, ठीक है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ साइटोसिन के इक्वल होगा। अमाउंट ऑफ ग्वानिन किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ साइटोसिन के, ठीक है। साइटोसिन को किससे बता देंगे? कैपिटल सी से। यहां तक कंप्लीट है? टेल मी यस और नो। यस मैम। तो बेस पे रूल क्या बोलता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अमाउंट ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया गया था कि चाहे हम बात करें एडिनिन की, चाहे हम बात करें साइटोसिन की, ठीक है, एडिनिन की बात करती हूँ मैं, थाइमिन की बात करती हूँ, साइटोसिन की बात करती हूँ, ग्वानिन की बात करती हूँ, ये सारे क्या हैं? क्या हैं ये सारे? नाइट्रोजन बेसिस ही तो हैं ये, ठीक है। क्या है ये सारे? नाइट्रोजन बेसिस। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, आई होप सो। नोट क्या करेंगे आप? इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अमाउंट ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन और अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। एक बार मैं इसको क्लियरली यहाँ पे और अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको याद रखनी है कि जो एडिनिन है, मतलब एडिनिन जो है ना, मतलब
ये सारे बेस ही है ना, आपको पता है ना। एडिनिन जिसको ए से बता देते हैं, वो पेयर किसके साथ करता है, पेयर्स विथ, किसके साथ पेयर करता है ये, थाइमिन के साथ। ठीक है, जिसको किससे बता देंगे, कैपिटल टी से, है ना। कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, ठीक है। और जो ग्वेनिन है, मतलब जो नेक्स्ट जो नाइट्रोजन बेस था हमारा, है ना, ग्वेनिन, ग्वेनिन किसके साथ पेयर करता है, पेयर्स विथ, ग्वेनिन किसके साथ पेयर करता है, किसके साथ करता है, साइटोसिन के साथ, साइटोसिन के साथ, ठीक है। इसको कैपिटल सी से बता देंगे हम, किससे बता देंगे, कैपिटल सी से बता देंगे। तो होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ ग्वेनिन जो है, अमाउंट ऑफ ग्वेनिन जो है, जिसको आप कैपिटल जी से बताते हैं, दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि ग्वेनिन पेयर्स विद साइटोसिन, लेकिन कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। सो मैं क्या बोलूंगी कि ए डबल बॉन्ड क्या होता है, टी, और जी ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, सी होता है। अंडरस्टूड। ग्वेनिन किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन के साथ। एडिनिन किसके साथ पेयर करता है, थाइमिन के साथ। एडिनिन जो है आप याद कैसे रखेंगे, एट से याद रखेंगे, निमोनिक माइंड में क्या याद रखेंगे, एट। ए से मेरा बना एडिनिन, टी से क्या बना मेरा, थाइमिन। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। ग्वेनिन साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ तक कोई डाउट इस टॉपिक तक तो एक बार मुझे क्लियर कर देना, कंफर्म कर देना, फिर मैं अब आगे, ये फर्स्ट रूल आपको बता दिया है, ठीक है। सेकंड रूल के ऊपर मैं यहाँ पे आ रही हूँ, सेकंड रूल के ऊपर, रूल नंबर 2। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2 रूल्स हैं चार्गफ के, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब हम, रूल नंबर 2। इसमें आप लिख सकते हैं, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, ठीक है। बेसिक सी बात क्या है ना, आपको पता है। अब देखो आप, प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं प्यूरिन्स, एडिनिन एंड ग्वानिन, ए एंड जी। अच्छा, पिरिमिडिन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं पिरिमिडिन्स हमारे, टी एंड सी है, ठीक है। थाइमिन एंड साइटोसिन है। तो सिंस सिंस ए पेयर्स विथ टी, ए किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ, है ना। ए किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ, मतलब एडिनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ, ठीक है। और जो जी है वो किसके साथ पेयर करता है, क्या आपको पता है, जी किसके साथ पेयर करता है, सी के साथ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मैं क्या बोल सकती हूँ कि ए प्लस जी इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़ाया आपको, कैसे याद रखेंगे, प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडिन याद रखेंगे हम लोग, है ना। प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, ए और जी। तो ए प्लस जी का सम इज इक्वल टू किसके बराबर, किसके बराबर होगा, टी प्लस सी के सम के बराबर, टी प्लस सी के सम के बराबर इक्वल होगा ये, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास सेकेंड रूल, क्या बनता है एक बार फिर से सुनो, ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। यहां तक कंप्लीट है, एक बार से यस और नो माइक ऑन करके। तो ये एक मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है यहाँ से, मतलब कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि एक लाइन में जो है आप चार्गफ रूल को जो है एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आपको एक लाइन में मतलब कैसे बोलना है, अब मैं आपको बता देती हूँ, है ना। चार्गफ रूल दो दो मतलब सब पार्ट में तो आपको बता दिए,
ठीक है, एक लाइन में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं कुछ इस तरह से बोल सकती हूँ कि इन एनी डीएनए डबल हेलिक्स, इन एनी डीएनए डबल हेलिक्स एडेनिन ए पेयर्स विथ, मतलब एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन एंड जी मतलब ग्वानिन पेयर्स विथ सी, मतलब ग्वानिन पेयर किसके साथ करेगा, साइटोसिन के साथ। तो इसीलिए क्या बोलूंगी मैं, सो द अमाउंट ऑफ ए, मतलब एडेनिन का अमाउंट इक्वल होगा किसके, इक्वल्स टी, मतलब टी के बराबर, एंड जी इक्वल्स मतलब ग्वानिन सी के बराबर, ऐसा ही पढ़ाया। ऑल्सो टोटल जो होगा प्यूरिन्स, टोटल जो प्यूरिन्स होंगे मतलब ए प्लस जी, वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टोटल पिरामिडिन्स, इक्वल टू टोटल पिरामिडिन्स। ऐसे हम आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं, टोटल प्यूरिन्स इज इक्वल टू टोटल पिरामिडिन्स। ठीक है, तो मतलब पिरामिडिन्स कौन थे हमारे, कौन से थे पिरामिडिन्स, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, मतलब टी प्लस सी, तो मतलब ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस, ये बनता है हमारा। तो इसको नोट करिए, इन एनी डीएनए डबल हेलिक्स एडेनिन पेयर्स thymine and guanine pairs with cytosine, so the total amount of adenine equal to thymine and G equals C, G equals C मतलब guanine equal to cytosine। Also total purines is equal to टोटल प्यूरिन्स, प्यूरिन्स क्या हुए ए प्लस जी है ना, इक्वल टू टोटल पिरामिडिन्स, मतलब पिरामिडिन्स क्या थे, टी और सी थे आपके। तो चार्गफ रूल कंप्लीट। अगर किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को, तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है। तो आइए आपको इजी वे में बता दिया चार्गफ रूल। इसमें आप जो है इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मतलब अगर हम प्यूरिन्स की बात करें ना, तो प्यूरिन्स में आपको एक चीज दिख रही है, जैसे आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो दो तरह के हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो दो तरह के हैं डीएनए में, कौन कौन से, एक है हमारे पास प्यूरिन्स, दूसरे हमारे पास क्या है, दूसरे पिरिमिडिन्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है अगर हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बीच में अगर हम डिफरेंस करते हैं तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। मुझे एक बार बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं मैम। क्या आपको समझ आया प्यूरिन्स क्या हैं, पिरिमिडिन्स क्या हैं? यस मैम। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल्स क्या थे हमारे? प्यूरिन्स के एग्जाम्पल्स एडेनिन और, एक बार बताएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल्स क्या थे आपके, एडेनिन और, कोशिश करनी है आंसर करने की, ठीक है, बीच बीच में, तभी आपको क्लियर होगा, एडेनिन और ग्वानिन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो प्यूरिन्स होते हैं ना, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो टू रिंग स्ट्रक्चर है ना, प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, टू रिंग स्ट्रक्चर। क्या आपको ये दो रिंग्स दिख रही हैं, से यस और नो? एक रिंग है देखो, ये दूसरी रिंग है, एक रिंग है, दूसरी रिंग है। तो प्यूरिन्स की अगर मैं बात करूं तो प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टू रिंग स्ट्रक्चर होता है।
जबकि पिरामिडिन्स में अगर मैं देखूं तो पिरामिडिन्स के केस में कैसा होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर किसमें होता है आपका, पिरामिडिन्स के केस में। ठीक है, अब डीएनए के कौन से बेसिस को आप प्यूरिन्स बोलते हैं, एडेनिन और ग्वानिन को। डीएनए के कौन से बेसिस को हम लोग पिरामिडिन्स बोलते हैं, किसको बोलते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन को। ठीक है, याद रखेंगे कि आपने पिरामिड को क्या किया, कट किया। सी से क्या याद कर लेंगे, साइटोसिन, यू से क्या याद कर लेंगे, यूरासिल, टी से याद रख लेंगे थाइमिन। ठीक है, तो आपको पिरामिडिन्स के एग्जांपल्स में क्लियरिटी आ गई होगी। ये हमारे पास, अब आपने ये भी देखा कि सिंगल रिंग है। अगर किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को, तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं बस इसमें मेन, एक प्यूरिन्स और दूसरा क्या पढ़ा हमने, पिरामिडिन्स। और हमने क्या पढ़ा इसमें, मतलब इतना बताया आपको बस कि प्यूरिन्स में आपके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पिरामिडिन्स में सिंगल रिंग है। ठीक है, और हमने साथ ही साथ यहाँ पे चारगफ रूल के बारे में पढ़ा। चारगफ रूल क्या बोलता है, चारगफ रूल के जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे पढ़े, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो इसके हम शॉर्ट नोट्स एक बार बना लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के इजी वे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग क्या डाल रही हूँ आपके सामने, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये मैं हेडिंग डाल रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ इन शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायग्राम में भी देखेंगे इसको। तो डीएनए सबको पता है कि डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कि डीएनए की जो शेप है वो किस प्रकार की होती है, सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे कि डीएनए की शेप किस प्रकार की होती है। नंबर 1 हेडिंग जो मैं यहाँ पे डाल रही हूं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीएनए इज ए डबल हेलिक्स। ठीक है, डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, डीएनए के अंदर जो है वो कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दे ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। मुझे यहां तक बताओ, क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ कि डीएनए के बारे में आपको क्या बताया, डबल हेलिक्स है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ट्विस्ट करते हैं अराउंड ईच अदर। ठीक है, और जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना डीएनए के, वो एंटी पैरेलल होते हैं, स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इनकी पोलैरिटी जो है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो अगर एक स्ट्रैंड जो है, 1 स्ट्रैंड रन्स, एक स्ट्रैंड रन करेगा, मान लो अगर इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मान लो डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो जो अदर है, द अदर रन्स। ठीक है, तो अदर स्ट्रैंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में रन करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अपोजिट हो जाएगा ना। जैसे मान लो डीएनए का एक स्ट्रैंड है मेरे पास, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, अगर एक का पोलैरिटी ये है 5 प्राइम 3 प्राइम,
तो दूसरे का पोलैरिटी अलग हो जाएगा, मतलब इससे उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, तो ये मतलब होता है किसका, एंटी पैरेलल का, ये मतलब होता है एंटी पैरेलल का। क्लियर है यहां तक? डीएनए क्या हुआ, एक डबल हेलिक्स हुआ, दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ट्विस्ट करते हैं अराउंड ईच अदर, है ना। ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब मैं और इजी वे में आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, वो जो आप अपने उसमें लिख सकते हैं नोट्स में इजी वे में समझने के लिए। इसका मतलब एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड्स, कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स, है ना, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ये स्ट्रैंड रन करते हैं, आपको बताया। तो मतलब क्या हुआ, एंटी पैरेलल हुआ क्या, हाँ जी एंटी पैरेलल हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन स्ट्रैंड का अगर पोलैरिटी, ध्यान समझना, अगर एक स्ट्रैंड का पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो अदर स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी होगा, अदर स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी होगा वो क्या होगा, वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। समझ आया सभी को यहां तक? एंटी पैरेलल का मतलब पता लगा कि दो स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगे। ठीक है, मैं लिख रही हूँ तीसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको इजी वे में यहाँ पे ये भी समझ में आ जाएगा। आपको तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि डीएनए किसका बना हुआ होता है, डीएनए इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। और जो हर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सवाल ये उठता है कि हर न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो ईच न्यूक्लियोटाइड हैज, हर न्यूक्लियोटाइड में जो है वो शुगर होता है, शुगर होता है। शुगर कौन से वाला होता है हमारा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है ना, कौन सा वाला शुगर होता है, लिखो यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 2 हेडिंग क्या डालेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। नंबर 3 हेडिंग डालिए नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। कौन कौन से हैं नाइट्रोजिनस बेस, क्या आपको पता है, एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, क्या यही है, जी हाँ यही है नाइट्रोजिनस बेसिस हमारे। ठीक है, तो जो डीएनए है ना, डीएनए किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। सुन लो ध्यान से सारे पॉइंट्स। डीएनए इज डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पहला पॉइंट हमें क्लियर हुआ, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट पॉइंट इज अवर, डीएनए किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। अगर हम डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें या हम न्यूक्लिक एसिड्स, चाहे हम आरएनए की बात करें, इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो हर न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज द शुगर। सबको पता है कि डीएनए के केस में जो शुगर होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज, जो कि क्या है, पेंटोज शुगर है। सो न्यूक्लियोटाइड्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, दैट इज अवर वर्ड, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। एंड ईच न्यूक्लियोटाइड हैज, हर न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारे पास शुगर, जो कि है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग है। ओके, दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट, फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस।
ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में आपको पढ़ाया था कि हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेस में। नाइट्रोजनस बेस में हमारे आ जाते हैं, फर्स्ट वन दैट इज एडिनिन, दूसरा क्या होता है हमारा थाइमीन, नेक्स्ट क्या है हमारा ग्वानिन, देन इसके बाद क्या आ जाता है हमारा साइटोसिन। और एक हमें रूल पता है जो हमने पढ़ा था, दैट इज कौन सा रूल पढ़ा था हमने, चारगफ्स रूल। तो अगर हम चारगफ्स रूल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या होता था कि जो A प्लस जी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू किसके सम के बराबर होता है, वो बराबर होता है T प्लस C के सम के बराबर। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार मुझे बता दो, अब हम डिस्कशन करेंगे जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसको आप नोट डाउन कर लो, के बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बेस पेयरिंग रेशियो आपको पता लगी, प्यूरिन्स पिरामिडिन्स के बराबर होते हैं, ये आपको चीजें पता लगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको देखिए ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाला पॉइंट है ये बताया आपकी टेक्स्ट बुक से, और सभी बच्चे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। जो यहाँ पे चाहे आपको आंसर पता है चाहे नहीं पता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा और आप ट्राई करेंगे उसको आंसर करने का, ठीक है, तो क्लास इंटरेक्टिव भी होगी, और आपका कुछ अगर मान लीजिए आप गलत भी आंसर कर रहे हैं तो मैं उसको करेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है, तो मुझे बताओ डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, कोई भी एक बच्चा एक्सप्लेन करे एक बार, जो भी आपको कुछ भी पता लगा हो। अभी अचानक से क्या हो गया आपके इसको, अभी तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, क्या उन बच्चों का एग्जिट हो गया जो रिस्पॉन्स कर रहे थे? यस अमृता, आप माइक ऑन करिए अपना। प्रथमेश का तो लेफ्ट हो गया आई थिंक। अमृता या उज्जवल, यस मैम। के बाद उज्जवल। हाँ, तो आपको समझ आया जो जो पढ़ाया आपको? माइक ऑन रखो थोड़ी देर। यस मैम। तो बेसिकली देखो, जब आप लोग बीच में आपको पता है जब आप डिस्कशन करोगे, जैसे मान लो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो इससे आपको फायदा होगा। क्या आपको फायदा होगा इसमें कि आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी, है ना। साथ ही साथ अगर कुछ आपका लाइक ये है, कुछ मिस्टेक है, तो वो भी मैं करेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि डीएनए की शेप कैसी होती है? दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में? देखो डबल हेलिक्स है क्या, देखो है डबल हेलिक्स, देखो कुछ इस तरह का है, डबल हेलिक्स है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं इसमें टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने जैसे पढ़ा था कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे ना बेस पेयरिंग की बात करें, जी यहाँ पे लिखा है, तो ये है ग्वानिन, सी लिखा है, ये है साइटोसिन। ठीक है, बेस पेयरिंग कैसे होती है? चारगफ रूल के अकॉर्डिंग ग्वानिन जो है वो पेयर करता है साइटोसिन के साथ, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होती हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3H बॉन्ड्स, जबकि एडिनिन जो है वो किसके साथ पेयर करता है?
एडेनिन पेयर करता है हमारा थाइमिन के साथ, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एट निमोनिक से आप याद रखेंगे कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताई गई है। समझ आया यहां तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो प्यूरिन्स में कितनी रिंग्स होती हैं, मतलब सिंगल रिंग या डबल रिंग? कितनी रिंग्स होती हैं, कोई भी बच्चा बताओ मुझे। डबल रिंग होता है या सिंगल रिंग होता है प्यूरिन्स? मैम डबल रिंग होता है। ठीक है, गुड, डबल रिंग। और पिरामिडिन्स में? सिंगल रिंग होता है। हाँ, रिस्पॉन्स करना है ना। अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, अब आप रिस्पॉन्स करोगे तभी तो पता लगेगा मुझे कि क्या आपको कितना समझ में आया है ना। उसी बेस पे फिर हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। शुगर, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है वो कितना कार्बन कंटेनिंग होता है? कितना कार्बन कंटेनिंग होता है वो? 5 कार्बन, है ना। तो मतलब कैसा शुगर होता है? पेंटोज शुगर होता है। समझ आए कैसा शुगर होता है? पेंटोज शुगर। अच्छा, कोई भी एक बच्चा मुझे बताओ कि जो मैंने पढ़ाया था आपको कट वाला, है ना, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, जो बताया ना आपको, निमोनिक से याद रखेंगे आप कट, ये क्या है? ये प्यूरिन्स हैं या पिरामिडिन्स हैं? मैम पिरामिडन से। ग्रेट, पिरामिडिन्स हैं। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताओ कि मैंने आपको बताया ना कि एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन क्या है? प्यूरिन्स हैं या पिरामिडिन्स हैं? प्यूरिन्स है मैम। ठीक है, और ये कट वाले, ये अब डीएनए में बताओ क्या होता है, यूरासिल या थाइमिन? डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है ना डीएनए में। आरएनए में पढ़ाया था यूरासिल होता है ना। तो चार्गफ रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि प्यूरिन का सम क्या होगा? फिर प्यूरिन का सम क्या लिखोगे आप? ए प्लस जी लिखोगे। पिरामिडिन्स का सम क्या लिखेंगे आप? सी प्लस टी। तो ए प्लस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी प्लस टी। समझ आया? से यस और नो। फिर से रिपीट तो नहीं करना है ये पॉइंट। आ गया समझ? प्यूरिन्स का लग गया पता, पिरामिडिन्स का पता लग गया, ठीक है। डीएनए का पता लग गया, एंटी पैरेलल। इसके अलावा और क्या पता लगा आपको? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पता लगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड में शेयर करूँ जो आपको मैं बता रही थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। ठीक है, उसी में ही आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए कि जो डीएनए के केस में जो बैकबोन होती है ना, वो कौन सी होती है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बैकबोन बनाता है वो कौन बनाता है? शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डीएनए के केस में क्या होता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। ठीक है, याद रखना। बाकी इसमें बेस, जो बेस पेयरिंग होती है, फिफ्थ पॉइंट आता है स्ट्रक्चर में कि जो बेस पेयरिंग होती है,
तो बेस पेयरिंग तो हम अकॉर्डिंग टू, आपको पता ही है कि हम अकॉर्डिंग टू चारगफ्स रूल ही बोलते हैं, है ना। बेस पेयरिंग तो हम चारगफ्स रूल के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं, जिसमें आपको पता ही है हम क्या बोलते हैं कि एडेनिन जो ए है वो किसके साथ पेयर करता है, पेयर्स विद थायमिन, ठीक है, थायमिन के साथ, मतलब कैपिटल टी के साथ। कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। समझ आया। ग्वानिन किसके साथ पेयर करता है बताओ, साइटोसिन के साथ। 2-3 बार ये चीजें रिपीट हो गई हैं, है ना, ये आपको अब अच्छे से रिवाइज भी कर लेना है। ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन, मतलब कैपिटल सी के साथ। कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ आया। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बेस पेयरिंग, चारगफ्स रूल समझ में आया आपको सारा। शुगर फॉस्फेट बैकबोन पता लगा, न्यूक्लियोटाइड्स आपको समझ में आया, ठीक है। देन आपको शेप का भी पता लग गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देन आपको एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ये भी पता लग गया कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि रन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब एंटी पैरेलल होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट्स आपको जो बताए डीएनए के स्ट्रक्चर में, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, अगर आप ध्यान से देखते हैं इसको डायग्राम में, जब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 3.4 नैनोमीटर। ये 3.4 नैनोमीटर क्या है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बताया है डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये 3.4 क्या है, जो 2 कंसिक्यूटिव जो बेस पेयर है ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ पे, वो ये होता है एक्चुअली। कितना नैनोमीटर होता है, 3.4 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक पॉइंट और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो आपको नोट डाउन कर लेना है साथ ही साथ, इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इसमें मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में ही। लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न, जैसे आपने उसमें देखा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें जो एक जो कंप्लीट टर्न होगा ना इस हेलिक्स का, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो हेलिक्स लेंथ होता है ना, हेलिक्स लेंथ होता है ना पर टर्न के अकॉर्डिंग, हेलिक्स लेंथ पर टर्न, उसका वैल्यू ये पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसका वैल्यू भी कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर्स, है ना। ये जो नैनोमीटर्स हैं ये क्या हैं, ये यूनिट्स हैं, क्लियर। हेलिक्स लेंथ पर टर्न कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है। और अगर एक कंप्लीट टर्न की मैं बात करूं, 1 कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर्स आते हैं, तो कितने बेस पेयर्स आते हैं, 10 बेस पेयर्स। एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10। एक दो बार रिवाइज करेंगे अच्छे से, आपको चीजें लर्न हो जाएंगी। देखो क्या क्या बताया अभी तक। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स कितना होता है, कितना था, 3.4 नैनोमीटर आ जाता है ना लास्ट में। 3 जो कि हमारे पास जो है, मतलब वैसे अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें ना तो उसमें प्रॉपर जो दिया गया है वो दिया गया। अब इसमें जो हेलिक्स लेंथ पर टर्न है वो है हमारा
हेलिक्स लेंथ पर टर्न वो है 3.4 नैनोमीटर। कितना है वो? 3.4 नैनोमीटर। और वन कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स, तो आपका आंसर वहां पे क्या लगेगा? आपका आंसर वहां पे लगेगा 3.4। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रही हूं, अगर आपसे पूछा जाए ना डिस्टेंस, जैसे ये जो दे रखा है आपके सामने, ये जो है ये है, जैसे अब जैसे ये डबल हेलिक्स है ना, यहाँ पे टर्न्स हैं, तो अगर लेंथ ऑफ वन टर्न की बात करूं तो वो 3.4 नैनोमीटर है। जबकि यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है 0.34। कई बार हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे लिखा है 0.34 इसके नीचे। तो 0.34 क्या हुआ? वो हुआ ये जो आपको बताया ना, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स अगर पूछे तो आपका आंसर क्या जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। और अगर आपसे कोई पूछे लेंथ ऑफ वन टर्न, अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ वन टर्न इन ए डबल हेलिक्स, तब आपका आंसर लगेगा वहां पे 3.4 नैनोमीटर। राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर अगर पूछे, डायग्राम में देख सकते हैं, तो वो क्या होगा हमारा? 0.34 नैनोमीटर। 0.34। इसको निकालते कैसे हैं ये भी आप जरा देख सकते हैं, थोड़ा सा निकाला कैसे जाता है इसको, क्योंकि हर जो वो जो हर एक जो टर्न है उसमें, मतलब लेंथ ऑफ वन टर्न तो हमारे पास जो है कितनी थी? 3.4 है ना, और हर टर्न में 10 बेस पेयर थे, तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय 0.34 कर देते हैं। ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं? 0.34, और ये आ जाता है 3.4 नैनोमीटर, जो पर टर्न के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है। ये होता है पर टर्न के लिए। और जो डिस्टेंस होता है ये कॉन्सिक्यूटिव दो बेस पेयर के बीच में, वो 0.34 होता है। तो जब हम 0.34 इंटू 10 करते हैं तब आपका 3.4 आता है यहाँ पे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अगर कोई डाउट होगा किसी स्टूडेंट को यहाँ तक तो आप पूछ लो अभी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। और जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो आप एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है। उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट। अब फारिग हो गए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।
वाटतं मीडिया वाल्याने लेक्चरने छत जरा येणार यूट्यूब पर बढिया समझा देगा मराठा होळी गुड इव्हनिंग मुलांना. गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग. अरे मागच्या क्लासची रेकॉर्डिंग अजून कोणी स्टॉप नाही केली आहे का? इज इट स्टील गोइंग ऑन? अच्छा, नाही चालू. अच्छा, मला सांगा, आज स्कॉलरशिपच्या क्लासला कोणी जॉईन होऊ शकलेलं का? आपला जो स्कॉलरशिपचा Yes, क्लास ma'am. असतो ना आता, अच्छा, फॉर्म कोणी कोणी भरलाय तुमच्यापैकी? हँड रेज करा जरा. आणखी कोणी भरलाय? प्रद्युम्नेनी भरलेला आहे मॅम. अच्छा, पण तुम्ही ना नुसतं फॉर्म भरून क्लास नाही अटेंड केला ना, पेपर सोपा नाही जाणार हा. कारण ह्या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स नाहीयेत. जे क्वेश्चन्स आहेत ना एक्झामला, ते असे फिरवून फिरवून विचारणार आहेत ती लोक. आणि एका तासात 110 प्रश्नांची उत्तरं सोडवायचे. म्हणजे एका प्रश्नाला 1 मिनिट पण नाही भेटत आहे. सो त्याच्यासाठी तुम्हाला ऍटलिस्ट क्लास अटेंड करावा लागेल मग तो. बरं ठीक आहे, चला एनी हाव आपण आपला आता क्लास चालू करूयात. प्रेमा मैम, प्लीज मुझे को होस्ट बनाइए ना. प्रेमा मैम, बोला ना, तुम्ही मी मॅमला कॉल करते. कारण जोपर्यंत ते आम्हाला होस्ट नाही बनवत, आपण रेकॉर्डिंग नाही स्टार्ट करू शकणार. मैम मुझे 11th में को होस्ट बनाइए ना. हाँ बनाते बना. हाँ मुलांनो, मॅम मला बनवतात. अच्छा ठीक आहे, आज ना बहुतेक आपला हा चॅप्टर संपेल. सुलक्षणा, I made you वाचून co-host. तुम्ही आला? हा ठीक आहे मॅम. थांबा, आपण रेकॉर्डिंग चालू करूया. ओ माय गॉड.